हमारे साथ वित्त मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। एक है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी, जिनके ऊपर कह सकते हैं कि बजट बनाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उनके ऊपर रहती है, और दूसरे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी, जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्रेटरी के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की भी जिम्मेदारी होती है बैंकिंग चैनल के जरिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज में। सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगा, चूंकि आपके डिपार्टमेंट पे इस बार बजट में काफी ज्यादा फोकस रहा, और फोकस इस बात को लेकर रहा क्योंकि कैपिटल मार्केट में जो टैक्स को रिस्ट्रक्चर किया गया है उसको लेकर के। तो इसमें मेरा सवाल है कि इसके पीछे सोच क्या थी? क्या कैपिटल मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन को डिस्करेज करना सोच थी, या फिर उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके बैंकिंग सेगमेंट में पैसे ले जाएं, ये सोच थी यहाँ पे, या कुछ और आपके इरादे थे? तो इसमें जो प्राइमरी सोच है वो ये थी कि जो भी अलग अलग एसेट क्लास हैं उन्हें टैक्स के मामले में एक ही तरह से उसके बारे में सोचा जाए। अभी विभिन्न जो एसेट क्लास हैं उसमें कहीं पर टैक्स रेट ज़्यादा था, कुछ में कम था, क्या शॉर्ट टर्म है क्या लॉन्ग टर्म है उसकी डेफिनेशन अलग थी, किसी में इंडेक्सेशन था किसी में इंडेक्सेशन नहीं था। तो अब जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो इस रास्ते पे जा रही है और हमारा लक्ष्य यही है कि उसे हम उसका सुधारीकरण करें, सिंप्लीफाई करें, टैक्स रेट एग्जम्पशन कम करें, एक यूनिफॉर्म हो जिससे कि जिसे टैक्स देना है उसे भी अच्छी तरह पता हो और सरकार को भी पता हो किस दिशा में जाना है। अब चूंकि अब हम उसमें एक रैशनलाइज करते हैं, सुधारीकरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो एक तो इसमें सिंप्लीफिकेशन ये करा गया कि सारे ही जो एसेट क्लास हैं वो लिस्टेड सिक्योरिटी हो, अनलिस्टेड हो, बाकी गोल्ड का है, रियल एस्टेट का है, सबको एक ही तरह से नापा जाए। दूसरा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की जो है वो एक डेफिनेशन को भी हम एक तरह से करें, रैशनलाइज करने की कोशिश। हाँ, रैशनलाइज करने की कोशिश करी गई है। तो उसके चलते जो है वो एक नंबर हुआ है। तो उसमें कुछ चीज़ों के टैक्स रेट घटाए, जैसे कुछ में 20 से 12.5 आ गया है। इंडेक्सेशन ऑब्वियसली उसमें हटाया, कुछ में बढ़ा भी है, 10 कुछ में बढ़ा भी है। तो वही जब सुधारीकरण करते हैं तो कहीं ना कहीं तो बीच का रास्ता निकलता है। तो 10 और 20 की बजाय 15 के बजाय 12.5 रखा गया है कि मोरलेस टैक्स न्यूट्रल बने। और दूसरी बात कि जहां पर वो एसटीटी को जो बढ़ाया गया है, तो डेरिवेटिव्स मार्केट में जरूर ये कहा गया है कि उस डेरिवेटिव्स मार्केट के बजाय कैश मार्केट के में ज्यादा दिलचस्पी हो लोगों की, इस बात को भी ध्यान में रखा गया। इस दोनों पे मैं एक एक सवाल पूछूंगा। पहली बात कि आपने कहा कि इसमें हम लोग रैशनलाइज करने की कोशिश किए हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश किए हैं, तो अभी भी कैपिटल गेन्स टैक्स का स्ट्रक्चर पूरी तरह सिंप्लीफाई नहीं हुआ है। चाहे होल्डिंग पीरियड देखें उसके हिसाब से देख लें, टैक्स रेट के हिसाब से देख लें, तो ये कह सकते हैं कि अभी ये शुरुआत है, आगे चल के आप लोग कोई रोड मैप बना के रखें कि इसको और सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए, ये ऑनगोइंग प्रक्रिया है। इसमें अनाउंस भी हुआ है कि एक स्ट्रक्चर्ड रिव्यू होगा जो डायरेक्ट टैक्स कोड का है। तो पिछले कई दशकों से एक जो चल रहा था कि हर चीज के लिए एक अलग एग्जम्पशन, एक अलग रेट था, तो सुधारीकरण एक ही स्टेज में करना मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये स्टेजेस वाली बात। एसटीटी को लेकर मेरा सवाल यह है कि कैपिटलिज्म में हमारा पैसा है, हम पैसा कहाँ खर्च करें ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप क्यों इंटरफेयर करते हैं कि आप इसमें नहीं इसमें पैसा लगाइए, इसमें नहीं इसमें लगाइए? जहां हमें बेहतर रिटर्न मिलेगा, जहां हमें बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, वहां लगाएंगे। ये एक कॉमन थ्योरी मानी जाती है। लेकिन आप यहां पे करें कि नहीं, हम चाहते थे ये डेरिवेटिव से लोग हटें, दूसरी जगह पैसा लगाएं। देखिए, इसमें जो है जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है, जो कोई शेयर खरीदता है, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदता है कैश मार्केट में, उसका जो भी इन्वेस्टमेंट की उसकी जो भी प्रोफाइल है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की, उसे वहां पर होल्ड करता है। डेरिवेटिव्स मार्केट, और वहां पर मैं उसमें कोई एक पॉलिसी व्यू नहीं ले रहा हूं, ना ही कोई अपना कोई विचार उसमें व्यक्त कर रहा हूं। लेकिन एक तो उसका यह है कि भाई मेरा कहीं कोई रिस्क है उसे मैं कवर करना चाह रहा हूं, तो डेरिवेटिव मार्केट में मैं जाता हूं। दूसरा, मैं खाली स्पेकुलेशन के लिए जाता हूं। स्पेकुलेशन भी जरूरत है, बगैर स्पेकुलेशन के रिस्क को नहीं कवर किया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन कहां पर एक वो संतुलन बनता है, वो एक जरूर ध्यान में रखने की बात है। तो संतुलन कहां पर है कि लोगों का रुझान जो है वो कैश मार्केट की तरफ बढ़े, बजाय कि डेरिवेटिव मार्केट पर पूरा ध्यान रहे, उसका एक प्रयास। तो क्या ये फुल स्टॉप है कि अब रेगुलेटर भी अपनी तरफ से कदम उठाएगा, इसकी अपेक्षा देखिए, रेगुलेटर क्या कदम उठाएगा तो यहाँ इस संदर्भ में बात करना संभव नहीं होगा।
और इस बजट में जो एक क्रम लिया गया है वो आप लोगों के सामने। बिल्कुल, इस पे दूसरे मुद्दे बातचीत करूंगा, लेकिन सर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये था, क्योंकि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कुछ दिन पहले बयान भी दिया था कि लोग पैसा बैंकिंग सेक्टर से निकाल करके म्यूचुअल फंड में दे रहे हैं। कुछ बयान ये आया कि लोग सेविंग के पैसे को लेकर के डेरिवेटिव्स में पैसा लगा रहे हैं। तो इस फैसले के बाद बैंकिंग सेक्टर में जो चिंताएं जताई जा रही थी, वो चिंताएं अब दूर होती दिखेंगी? बैंकिंग सेक्टर में ये चिंताएं जो है अभी ये देखना होगा कि कैसे ये अनफोल्ड होता है, ये जो करंट डिसीजन, और कैसे इस पे कंज्यूमर या जो कस्टमर है वो रिएक्ट करता है। और ये बात पे आरबीआई के गवर्नर ने चिंता करी है, बात ठीक है। तो इसमें एक और मुद्दा ये होता है बैंकिंग सेक्टर को लेकर, खासतौर से कि हर बजट में बैंकिंग को लेकर कुछ ऐलान किए जाते थे कि बैंकिंग को रिकैपिटलाइज करेंगे। कई बार मुद्दा ये उठा कि बैंकिंग में हम लोग एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे, स्टेक सेल की बात हुई, कभी बात हुई कि मर्जर करेंगे, लेकिन इस बार सब कुछ शांत रहा। अप्रोच में कोई बदलाव? तो आपने जैसे खुद ही कहा कि रिकैपिटलाइज करने की बात करी जाती है, तो ये अच्छी बात है, कैपिटलाइज ना करना पड़े बैंकों को। और बैंक क्योंकि अभी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से देखते हुए गवर्नमेंट ने कोई उनको सपोर्ट या कोई कैपिटल देने का बात नहीं कही हुई है उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो आपको लगता है कि बैंक को रिकैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है? इसका मतलब बैंक सक्षम है खुद बाजार से पैसा उठाने में, ऐसी कोई रणनीति? जी, बैंक्स अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में उन्होंने काफ़ी पैसा उठाया है। मेरे पास एग्जैक्ट डेटा अभी है नहीं कि पिछले 10 सालों में कितना पैसा उन्होंने बाजार से उठाया है अपनी क्षमता के बल पे, और जो कि आगे भी इसी नीति का पालन कर रहे हैं। करीब मुझे लगता है 2 या 3 साल पहले वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, मर्जर की भी बात हुई थी, पूरा रोड मैप आया था, लेकिन वो उस पर बिल्कुल शांत बैठ गए हैं। कोई खास वजह? देखिए, जो बजट की अनाउंसमेंट होती है वो अनाउंसमेंट के जैसे उसको पालन करना होता है सरकार के द्वारा। सरकार का स्टेटमेंट है, उस पर विचार चल रहा है, और जब भी होगा तो आएगा सामने। अभी भी सारे विकल्प खुले हुए हैं, बजट की अनाउंसमेंट है अभी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात की गई एमएसएमई सेक्टर को लेकर के, उनको लोन देने की सुविधाएं, शर्तें आसान की गई। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बैंक इस पे कैसे आगे बढ़ेंगे? ये एक बहुत बड़ा कदम है, और इस बार के बजट का जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम एमएसएमई के तरफ जो सरकार ने ध्यान दिया है वो है, इसमें गारंटी फंड क्रिएट करने की बात की गई है। और वो गारंटी फंड जो बोरोवर होंगे वो खुद ही कोलेट्रल कर करके खुद ही क्रिएट करेंगे, और जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए किया जाएगा। और इसी तरह से जो एमएसएमई के लिए क्रेडिट के नए मॉडल डेवलप किए जाएंगे। अभी तक उनकी बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न एक्सेट्रा, उसको देख के ही बैंक लोन देता था, लेकिन अब नए मॉडल में उन्होंने जो उनके पेमेंट्स हैं या डिजिटल फुटप्रिंट है उनको भी देखा जाएगा। मान लीजिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी कितनी दी, पीएफ कितना पे किया, एनपीएस में कितना पैसा दिया, ये सारी चीज देखते हुए उसको बैंक कंसीडर कर सकता है लोन देने के लिए और नए मॉडल डेवलप। इस पे क्या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से कोई गाइडलाइन आएगी इसको लेकर के? इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे बैंक से, लेकिन गाइडलाइन तो आरबीआई को ही देनी पड़ेगी, और हम तीनों आरबीआई, बैंक और डिपार्टमेंट मिल करके करेंगे। मुद्रा लोन की सीमाएं बढ़ाई गई? यस। तो अब तक कैसा रिस्पांस रहा? और सीमा मुद्रा लोन का बहुत अच्छा रिस्पांस है अभी तक, और उसमें क्योंकि ऐसी डिमांड आई कि जो लोग 10 लाख तक मिल रहा है लेकिन उन्हें कोलेट्रल फ्री लोन 20 लाख तक करने की डिमांड आई, तो ये सोचा गया कि जो आदमी पहले 10 ले ले और उसमें परफॉर्मेंस उसका ठीक ठाक हो, उन लोगों को हमें और आगे लाना चाहिए। तो ये करते हुए 20 लाख तक का कर दिया गया। सर, एक सवाल आपसे पूछूंगा कि आमतौर पे ये माना जाता है कि फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पे सरकार बरकरार रहेगी, बहुत कम करेगी तो 5% करेगी, जो अलग अलग एजेंसी ने किया, लेकिन 5 से भी घटा के 4.9 किया जाना, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा? देखिए, हम कहां पहुंचना चाह रहे हैं। ये वित्त मंत्री जी ने 2021 में घोषणा करी थी कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं 2025-26 तक हमें 4.5 से नीचे लाना है, तो हमारा लक्ष्य वो है। उसमें
दो चीज़ें हैं कि जो एक अनुमान खर्चों का लगाया गया था जनवरी में और जो 1 फरवरी को पेश हुआ था, पिछले 4 महीनों में कुछ अधिक खर्च की भी कुछ बातें हुई हैं और इस बजट में भी कोई नई स्कीम एम्प्लॉयमेंट के बारे में, स्किलिंग के बारे में इसमें अनाउंस हुई है। तो लगभग 60-70 हज़ार करोड़ का उसमें एक एडिशनल एक्सपेंडिचर का है, खर्च की बात है। दूसरी तरफ एक ये भी है कि कुछ टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा भी आने का है, क्योंकि पिछले वर्ष रिवाइज एस्टिमेट्स के कंपैरिजन में जो प्रोविजनल एक्चुअल्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा थे। तीसरा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो एक डिविडेंड के तौर पे जो सरप्लस ट्रांसफ़र हुआ, वो जो इंटरिम बजट में जो अनुमान किया गया था उससे करीब 1,20,000 करोड़ ज़्यादा था। तो उसमें से करीब 60-65 हज़ार करोड़ को इस्तेमाल करते हुए 5.1 से 4.9 पे लाया गया। 4.9 तो हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो 2021 में जो टारगेट रोड मैप दिया गया, रोड मैप दिया गया था। तो इसमें अब बोरोइंग में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बोरोइंग में भी कुछ अंश तक कमी है। कुछ अंश तक कमी है। अगर आखिरी सवाल की अगर आप ये बता सके कि जो रेट बढ़ाए गए हैं एसटीटी के, एलटीसीजी के, तो कुछ आप लोगों ने कलेक्शन का भी कुछ टारगेट रखा था कि इससे अनुमान है कितना पैसा ज्यादा आएगा हमें? नहीं, देखिए इसमें जो है वो बजट में आखिर में वित्त मंत्री जी ने ये कहा है कि भाई कितना टैक्स ज्यादा आएगा, कितना कम आएगा, तो उसमें डिफरेंस जो है करीब 7,000 करोड़ का ही है। 7,000 करोड़ का है। बहुत टैक्स बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू।